हाय व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम डिबेंचर्स को डिस्कस करेंगे। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्यों इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है तब क्या एंट्री की जाती है और जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो क्या एंट्री की जाती है। हम इन सब पॉइंट्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब किसी कंपनी ने अपने फंड्स रेज करने होते हैं तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक। Number 2, issue debentures to general public. Number 3, take loan from bank. अब हम शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑनरशिप की बात करते हैं। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इससे बिजनेस की ऑनरशिप भी शेयर होल्डर्स को डिलीवर हो जाती है। इट मीन्स अब अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना पड़ेगा। अब अगर कंपनी अपने फंड्स की शॉर्टेज को जनरल पब्लिक के फंड से पूरा करना चाहती है बट कंपनी चाहती है कि ऑनरशिप भी डिलीवर ना हो तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी शेयर्स की जगह डिबेंचर्स इशू करती है। मतलब डिबेंचर्स इशू करने से कंपनी की ऑनरशिप जनरल पब्लिक को डिलीवर नहीं होती। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो जब कंपनी शेयर्स इशू करके फंड्स कलेक्ट करती है तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना पड़ता है। बट यहाँ डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। कंपनी डिविडेंड दे या ना दे ये कंपनी की मर्जी है। बट अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके अपने फंड्स रेज करती है तो अब कंपनी को अपने डिबेंचर्स होल्डर को फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ने अपने डिबेंचर्स होल्डर को रिटर्न पे करने हैं। अब अगर ट्रेडिंग लोकेशन की बात की जाए तो शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है, इसी तरह डिबेंचर्स की भी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। अगर हम एग्जिट पॉइंट की बात करें तो कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक भी कर सकती है। डिबेंचर्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, लाइक 3 इयर्स और 5 इयर्स। आफ्टर दिस पीरियड डिबेंचर्स होल्डर को डिबेंचर्स की अमाउंट विद इंटरेस्ट पे की जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि डिबेंचर्स एक ऐसा टूल है जो एक फर्म अपने फंड्स को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करती है। ये एक पेपर है जिस पर कंपनी की सील है और इस पर लिखा है कि इस डिबेंचर्स की वैलिडिटी क्या है, मतलब ये कितने ईयर्स तक वैलिड है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होता है। मार्केट में डिबेंचर्स पार वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू एंड प्रीमियम वैल्यू में अवेलेबल होते हैं। इट मीन्स हम मार्केट में डिबेंचर्स पर पार वैल्यू या डिस्काउंट वैल्यू या प्रीमियम वैल्यू में परचेज कर सकते हैं। इसी तरह जब डिबेंचर्स होल्डर अपने डिबेंचर्स मार्केट में सेल करते हैं या रिडीम करते हैं तब भी या तो पार वैल्यू में सेल या रिडीम होंगे या डिस्काउंट वैल्यू पे या प्रीमियम वैल्यू पे सेल या रिडीम होंगे। अब हम इनकी 1 by 1 अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। केस 1, डिबेंचर्स इश्यूज ऑन पार वैल्यू ₹1000 and redeem on par value ₹1000. अब at the time of issue and at the time of redeem books of account में क्या एंट्री होगी उसको 1 by 1 यहाँ लिखेंगे। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसे कैश रिसीव होगा। इट मीन्स हम सबसे पहले कैश को डेबिट करेंगे। हमें यहाँ 1000 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ है इसलिए हम कैश अकाउंट 1000 से डेबिट करेंगे और कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं इसलिए हम डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो कंपनी अपने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी डिबेंचर्स को पार वैल्यू पे रिडीम कर रही है तो हम यहाँ कैश अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करेंगे और हम यहाँ डिबेंचर अकाउंट को भी 1000 से डेबिट करेंगे। डिबेंचर्स इशू और रिडीम की एंट्री होगी है। अब हम केस 2 को देखते हैं। Case 2, debentures issue on par value ₹1000 and redeem on premium ₹1020. यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। कंपनी ने डिबेंचर्स पार वैल्यू पर इशू किए हैं बट जब कंपनी उस डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो प्रीमियम वैल्यू पे करेगी। इट मीन्स कंपनी ने इशू के वक्त 1000 रुपीज़ कलेक्ट किए बट जब डिबेंचर्स रिडीम करेगी तो 1020 रुपीज़ पे करेगी। मतलब यहाँ कंपनी को ऑलरेडी पता है कि उसे 20 रुपीज़ का लॉस है। अब अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है जिसको हम प्रूडेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर कंपनी को कंफर्म हो जाए कि उसने इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा तो उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती,
बट अगर कंपनी को कंफर्म हो जाए कि इन फ्यूचर उसे लॉस होगा तो कंपनी उसी वक्त लॉस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेती है। अब यहाँ कंपनी को कंफर्म है कि उससे इन फ्यूचर ₹20 का लॉस होगा बिकॉज कंपनी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ₹1020 पे करेगी, इसलिए हम इस लॉस को एट द टाइम ऑफ इशू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसे 1000 कैश रिसीव होगा, इसलिए हम यहाँ कैश अकाउंट को 1000 से डेबिट करेंगे और कंपनी इस कैश के रिटर्न में डिबेंचर्स इशू करेगी, इसलिए हम डिबेंचर्स अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी जब डिबेंचर्स रिडीम करेगी तो उसे ₹20 का लॉस होगा और मैंने अभी बताया है कि जब कंपनी को कंफर्म हो जाए कि उसे इन फ्यूचर लॉस होगा तो वो लॉस उसी वक्त अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेती है, इसलिए हम इस ₹20 की एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को ₹20 से डेबिट करेंगे और ये लॉस हमें एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पे करना है, इसलिए हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को ₹20 से क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी ने ₹20 का लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया है और ₹20 की एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर ली है जो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पे करनी है। अब जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो कंपनी अपने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी। यहाँ पर कंपनी प्रीमियम पर डिबेंचर्स रिडीम कर रही है, मतलब यहाँ कंपनी ₹1020 पे करेगी, इसलिए हम यहाँ कैश अकाउंट को ₹1020 से क्रेडिट करेंगे। अब हम यहाँ डिबेंचर अकाउंट को ₹1000 से डेबिट करेंगे और हम यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को ₹20 से डेबिट करेंगे बिकॉज ये एक लायबिलिटी थी जो पे हो गई है। अब हम केस 3 को देखते हैं। केस 3, डिबेंचर्स इशू ऑन डिस्काउंट वैल्यू ₹850 एंड रिडीम ऑन पार वैल्यू ₹1000। यहाँ पर कंपनी रिडेम्पशन के वक्त पार वैल्यू पर रिडीम कर रही है, इसलिए यहाँ लॉस वाली एंट्री नहीं करेंगे। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसे कैश रिसीव होगा, इट मीन्स हम सबसे पहले कैश को डेबिट करेंगे। हमें यहाँ ₹850 कैश रिसीव हुआ है बिकॉज कंपनी ने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है, इट मीन्स यहाँ कंपनी ने ₹150 डिस्काउंट दिया है, इसलिए हम कैश को 850 से डेबिट करेंगे और हम यहाँ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट को भी 150 से डेबिट करेंगे। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, इसलिए हम डिबेंचर अकाउंट को ₹1000 से क्रेडिट करेंगे। अब जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो कंपनी अपने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी डिबेंचर्स को पार वैल्यू पे रिडीम कर रही है तो हम यहाँ कैश अकाउंट को ₹1000 से क्रेडिट करेंगे और हम यहाँ डिबेंचर अकाउंट को भी 1000 से डेबिट करेंगे। डिबेंचर्स इशू और रिडीम की एंट्री हो गई है। अब हम केस 4 को देखते हैं। केस 4, डिबेंचर्स इशू ऑन पार वैल्यू ₹1100 एंड रिडीम ऑन पार वैल्यू ₹1000। यहाँ पर भी कंपनी रिडेम्पशन के वक्त पार वैल्यू पर रिडीम कर रही है, इसलिए यहाँ हम लॉस वाली एंट्री नहीं करेंगे। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसे कैश रिसीव होगा, इट मीन्स हम सबसे पहले कैश को डेबिट करेंगे। हमें यहाँ ₹1100 कैश रिसीव हुआ है बिकॉज कंपनी ने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किया है, इट मीन्स यहाँ कंपनी ने ₹100 प्रीमियम लिया है, इसलिए हम कैश 1100 को डेबिट करेंगे और कंपनी ने कैश के रिटर्न में डिबेंचर्स इशू किए हैं, इसलिए हम यहाँ डिबेंचर्स अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी ने ₹100 प्रीमियम रिसीव किया है जो कि कंपनी की इनकम है, इसलिए हम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को 100 से क्रेडिट करेंगे। अब जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो कंपनी अपने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी डिबेंचर्स को पार वैल्यू पे रिडीम कर रही है तो हम यहाँ कैश अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करेंगे और हम यहाँ डिबेंचर्स अकाउंट को भी 1000 से डेबिट करेंगे। डिबेंचर्स इशू और रिडीम की एंट्री हो गई है। अब हम केस 5 को देखते हैं। केस 5, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट वैल्यू ₹900 एंड रिडीम एट प्रीमियम वैल्यू ₹1300।
यहाँ पर जब कंपनी रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम वैल्यू पर रिडीम कर रही है, इसलिए यहाँ हम लॉस वाली एंट्री करेंगे। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसे कैश रिसीव होगा। इट मीन्स हम सबसे पहले कैश को डेबिट करेंगे। हमें यहाँ 900 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ है बिकॉज कंपनी ने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है। इट मीन्स यहाँ कंपनी ने ₹100 डिस्काउंट दिया है, इसलिए हम कैश को 900 से डेबिट करेंगे और हम यहाँ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को भी ₹100 से डेबिट करेंगे। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया है, इसलिए हम डिबेंचर्स अकाउंट को ₹1000 से क्रेडिट करेंगे। अब कंपनी ने जब डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो उसे प्रीमियम वैल्यू पे रिडीम करना है। मतलब जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे तो कंपनी 1300 रुपीज़ पे करेगी। इट मीन्स यहाँ कंपनी को 300 का लॉस है। और मैंने अभी ऊपर बताया है कि जब कंपनी को कंफर्म हो जाए कि इन फ्यूचर उसको लॉस होगा तो कंपनी उसी वक्त लॉस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेती है। इसलिए हम 300 रुपीज़ को एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को ₹300 से डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को 300 से क्रेडिट करेंगे। अब जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो कंपनी अपने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी। यहाँ पर कंपनी प्रीमियम पर डिबेंचर्स रिडीम कर रही है, मतलब यहाँ कंपनी 1300 रुपीज़ पे करेगी, इसलिए हम यहाँ कैश अकाउंट को 1300 से क्रेडिट करेंगे और हम यहाँ डिबेंचर्स अकाउंट को ₹1000 से डेबिट करेंगे और हम यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को ₹300 से डेबिट करेंगे बिकॉज ये एक लायबिलिटी थी जो पे हो गई है। डिबेंचर्स इशुएंस के सारे केसेस कंप्लीट हो गए हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कंपनी प्रीमियम अमाउंट पे रिडेम्पशन कर रही है तो हमने लॉस वाली एंट्री करनी है, जिसमें हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करना है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर होगी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। Thanks for watching. If you found this video useful, give it a like, share it and comment it. Subscribe if you haven't already. As always, if you have got any questions, let me know down below in the comments. And maybe if you are feeling comfortable, you can join us on my Facebook group also. See you next time.